अब हम लोग समझ गए इक्विलिब्रियम का बेसिक्स। के इक्विलिब्रियम भी हो गया। अब केसी जो भी पढ़ रहे थे, केसी, फिर हमने देखा केपी, फिर हमने देखा केएक्स। अब ये क्या है, तो इनके एक्सप्रेशंस देखते हैं। तो केसी, केपी एंड केएक्स देखते हैं भाई। ये केपी, केपी, केसी, केएक्स क्या है। फिर एक बार इनको इंडिविजुअली देखेंगे, देन वी विल गो फॉर द रिलेशंस अमंग देम। तो पहला नंबर है से केसी का। केसी मतलब क्या हुआ कि जब एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म्स में हो। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ केसी। देखो केसी क्या होता है। तो वही रिएक्शन अपनी लिख लेते हैं जो अभी तक लिखते चले आ रहे हैं। ए। अब और प्रिसाइज अगर लिखना है तो क्या करते हैं कि इसका स्टेट भी लिख लेते हैं, तो और पक्का हो जाएगा। मैं जब पढ़ता था, अपनी प्रिपरेशन करता था, तो मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे एक कंफ्यूजन हो गया कि कंसंट्रेशन तो सर लिक्विड सॉल्यूशंस का ही होता है, गैस का भी कहीं कंसंट्रेशन होता है। तो बच्चों गैस का भी कंसंट्रेशन होता है। 1 लीटर के जार में 4 गैसेस भर दी तो 4 के अलग अलग मोल्स होंगे, और जो वॉल्यूम होगा उस जार का वो तो 1 लीटर हो गया। तो लीटर जैसे, चूंकि जब लीटर वर्ड का यूज करते हैं तो मन में आता है कि कोई लिक्विड है, 1 लीटर दूध, 2 लीटर पानी। लेकिन गैस का भी वॉल्यूम बच्चों लीटर में होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में। सो इस तरह के आर्बिट्रेरी कंफ्यूजन आपके मन में अगर आते हैं, तो कुछ भी मन में आ सकता है बच्चों, तो उसका जवाब होना चाहिए आपके पास। देखो अगर ये रिएक्शन दी है, अब जब केसी की बात करेंगे तो केसी कब यूज करेंगे, जब इन सभी कंपोनेंट्स का कंसंट्रेशन दिया हो। तो एट इक्विलिब्रियम concentration of A, let's say this is, इस तरह से इसको लिख दिए। कंसंट्रेशन ऑफ B इसको ऐसे लिख दिए। फिर आ गया कंसंट्रेशन ऑफ C, इसको ऐसे लिख दिए। और कंसंट्रेशन ऑफ D, लेट्स से दिस इज लाइक दिस। अब यहां पर अगर हम के इक्विलिब्रियम की बात करें, तो चूंकि सारे एक्टिव मास कंसंट्रेशंस हैं, तो उसी के इक्विलिब्रियम को लिख देंगे केसी। सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, और बाद बाकी सब जैसा था वैसा रहेगा। बस अब एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म्स में रहेंगे, तो ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट के, ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट के, नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट के, नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट के। हो गया। तो दिस इज योर के इक्विलिब्रियम, दिस इज योर के इक्विलिब्रियम या केसी। तो केसी में क्या हो जाएगा, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस रिस्पेक्टिवली आपको भर देने हैं। और अगर जो भी कोफिशिएंट्स होंगे उन कोफिशिएंट्स को पावर के फॉर्म में लिखना है। कोई पूछेगा कोफिशिएंट्स को पावर के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, तो हम पहले से समझते हैं कि रेट लॉ जब लिखा जाएगा तो जितनी बार ये ए लिखा हुआ है, जैसे 3 बार लिखा है तो 3 बार ए के टर्म में आर का जो डिपेंडेंस होगा वो 3 बार आएगा ए पर। तो उसको जब क्यूमुलेट करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए दिस इज योर केसी। सो फर्स्ट पार्ट इज ओवर, केसी। अब आते हैं केपी पर। केपी देखो क्या है। अब अगर केपी की बात करें तो बस फर्क इतना ही होगा कि जो इक्विलिब्रियम है उस पर कंसंट्रेशन ना देकर पार्शियल प्रेशर दे दिए जाएंगे। तो एट इक्विलिब्रियम कैसे लिखा रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो ये हो गया से पीए। फिर लिखा रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो मान लेते हैं ये हो गया पीबी। देन फॉर सी इट इज पीसी, देन फॉर डी इट इज पीडी। सो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल 4। अब जब पार्शियल, अच्छा एक वर्ड और कंफ्यूज कर सकता है कि सर पार्शियल लिखने की जरूरत है क्या, केवल प्रेशर से काम नहीं चलेगा, है ना।
ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ए बराबर पी है ना। मान लीजिए हमारे मन में आया सर क्या पार्शियल पार्शियल लगा रखा है, केवल इतना लिख दें प्रेशर ऑफ ए पी ए, क्या दिक्कत है? दिक्कत अनाड़ियों के लिए नहीं है, समझदार लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। कैसे? जब हम इस तरह से प्रेशर्स के टर्म में बात करते हैं तो दरअसल प्रेशर ऑफ ए अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। कारण यह है कि अब जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसमें आपके पास 4 गैसेस हैं। अब अगर 4 गैसेस हैं तो 4 गैसेस हैं तो सबका अपना अपना प्रेशर होगा। तो कोई गैस जब अकेली रहती है तब तो ये लिखना ठीक है, मान लीजिए ए ही गैस है तो ए का अपना प्रेशर हो गया। लेकिन जब वो गैस किसी गैसियस मिक्सचर का हिस्सा होती है तो फिर उसके अपने प्रेशर से पहले पार्शियल वर्ड ऐड करना जरूरी होता है, क्योंकि फिर जो प्रेशर है वो केवल प्रेशर लिखा जाएगा तो इट मीन्स टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द 4, और पार्शियल प्रेशर हो गया तो वो हो गया केवल ए का प्रेशर, है ना। तो जो रिएक्शन मिक्सचर का टोटल प्रेशर है दैट इज कॉल्ड द वर्ड प्रेशर और टोटल प्रेशर। एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का प्रेशर है तो उसमें पार्शियल वर्ड लिखना जरूरी होता है। ठीक है। अब जब तुम के इक्विलिब्रियम लिखोगे तो चूंकि अब सबके प्रेशर्स दे रखे हैं, पार्शियल प्रेशर दे रखे हैं, तो आप उसको केपी लिखेंगे। फिर काम वही करना है। अब जो एक्टिव मास है वो पार्शियल प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर लिखो। सी का पार्शियल प्रेशर पीसी, डी का पार्शियल प्रेशर पीडी, सबको सेम रहेगा, बस कंसंट्रेशन टू बी रिप्लेस्ड बाय पार्शियल प्रेशर। ए का पार्शियल प्रेशर पीए, बी का पार्शियल प्रेशर पीबी, डन। सो दिस इज योर केपी। अब जैसे केपी हो गया, अब एक बात और समझिए, पार्शियल प्रेशर अगर दिया है तो पक्का है कि वो जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो गैसियस स्टेट में ही होने चाहिए बच्चों। जब वो एक्वस स्टेट में होंगे तो पार्शियल प्रेशर की तो बात नहीं करी जाएगी, तब तो फिर कंसंट्रेशन ही लिखना होगा। तो इस बात को भी हम लोग यहां पर जगह दे देते हैं कि पार्शियल pressure is valid for gaseous state only या gaseous reactant oblique product only। ठीक है। अगर वो एक्वस है तो फिर उसके लिए पार्शियल प्रेशर या प्रेशर वर्ड ही उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, फिर कंसंट्रेशन आएगा। सो फॉर अ एक्वस सब्सटेंस concentration to be used, not partial pressure। और ज्यादा अगर एडवांस हम लोग पढ़ें तो फिर क्या होता है कि एक टर्म होता है केसीपी। जैसे हम लोगों ने तो 3 ही लिखे, केपी, केसी, केएक्स, बट एक टर्म हो जाता है केसीपी। केसीपी में क्या हो जाता है? अब ऐसा भी हो सकता है, देखो क्या क्या हो सकता है। तो केपी और केसी से मिलकर एक केसीपी भी बनता है बच्चों। केसीपी क्या होता है तो समझ ही गए होंगे आप लोग। ऐसा भी हो सकता है किसी रिएक्शन में कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक रिएक्शन है, इसको तो गैस लिख दिए और ये जो बी है इसको एक्वस लिख दिया बच्चों। ऐसा हो ही सकता है कि गैसियस कंपोनेंट की रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन से करा दें, होता ही है। गैस को इंजेक्ट कर दिए एक्वस सॉल्यूशन में ना, ऑक्सीजन गैस को इंजेक्ट कर दिए किसी सॉल्यूशन में, होता ही है। तो और यहां लिख दिए, यहां भी चलो गैस लिख दिए और सी डी लिख दिया मैंने गलती से, क्योंकि सी के बाद मन में डी आ जाता है और डी। चलो अब ठीक है।
अब यहां पर अगर आप के इक्विलिब्रियम को लिखना चाहें, एक काम और कर लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या क्या दिया है, हमें दिया है कि से इसका पार्शियल प्रेशर है P1, इसका कंसंट्रेशन दे दिया C, इसका पार्शियल प्रेशर दे दिया P2, या चलो इसको C0 लिख लिए, और चूंकि ये भी गैस है तो इसका पार्शियल प्रेशर दे दिया है P3। तो ये जो P1, या चूंकि ऐसा भी कर सकते हैं कि चलो मैं एक काम करता हूं कि इनके यूनिट्स लिख देता हूं, तो समझ में आ जाएगा कि ये प्रेशर है और इसका यूनिट है मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन है। तो अब अगर हम लिखना चाहें कि इक्विलिब्रियम इस तरह की रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो क्या उसको आप Kp लिखेंगे? तो जवाब होगा गलत। क्यों? Kp तो हो ही नहीं पाएगा सर, ये फिर छूट जाएगा, इसका तो प्रेशर पता ही नहीं है। फिर कहें कि अच्छा चलो तो Kc लिख दो, तो और गलत, तो तीनों छूट जाएंगे। तब फिर क्या लिखोगे? के इक्विलिब्रियम। तो कभी अगर ऐसी स्थिति में फंस जाएं आप कि पार्शियल प्रेशर भी दिया हो और कंसंट्रेशन भी दिया हो, तो फिर हम लोग यूज करते हैं एक टर्म KCP। तो KCP में क्या फायदा है कि जो जैसा है उसको वैसा लिखते चले जाइए। देखिए कैसे, ऊपर हमेशा प्रोडक्ट रहेंगे, नीचे हमेशा रिएक्टेंट रहेगा। तो प्रोडक्ट का दिया है पार्शियल प्रेशर P2 लिख दिए, पावर में C कर दिए। दूसरे प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर P3 दिया है, पावर में D कर दिए। एक रिएक्टेंट है, उसका पार्शियल प्रेशर P1 है, पावर में A कर दिए। एक रिएक्टेंट है, उसका कंसंट्रेशन C0 है, पावर में B कर दिए। दिस इज योर KCP। तो KCP क्या है? थोड़ा सा और वर्सेटाइल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, विच कैन कवर इवन मोर कॉम्प्लेक्सिटीज। तो इसको भी आप ध्यान रखें। दिस इज योर KCP। जो काम Kc नहीं कर सकता है, जो काम Kp नहीं कर सकता है, वो काम KCP कर देता है। सो दिस इज योर KCP। अब इसके बाद आता है Kx। देखो Kx क्या है, फिर जब तीनों कर लेंगे तो इवन 4 हो गया, तो अपना KCP भी हो गया। जब Kx समझ जाएंगे फिर देखेंगे इनके बीच के रिलेशंस। अब आता है 4th नंबर, विच इज Kx। जनरली KCP छोड़ दिया जाता है, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, बट क्या कॉम्प्लेक्स है? कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, आसानी है। अब Kx देखें क्या है। X का मतलब हो जाता है केमिस्ट्री में जनरली मोल फ्रैक्शन से। जनरली मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय X। तो अगर इक्विलिब्रियम पर इस तरह से लिखा हुआ हो, कैसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये लिखा है X से। फिर मोल फ्रैक्शन B का भी दिया हो, विच इज XB। फिर C का मोल फ्रैक्शन दिया हो, विच इज XC। और D का भी मोल फ्रैक्शन दिया हो, विच इज XD। अब पूछा जाए कि इस इक्विलिब्रियम पर आप क्या करिए, आप बताइए Kx क्या होगा या के इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो अब जो के इक्विलिब्रियम है उसको आप लिखेंगे Kx, क्योंकि अब आपके एक्टिव मासेस मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिए। तो बस फिर से वही, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो कोफिशिएंट है उसका पावर के फॉर्म में लिखना मत भूलिए। हो गया आपका Kx की वैल्यू हो गई, डन। दिस इज योर Kx। अब अगर ऐसा भी होता है कि भले ही हमें पता है कि सारे एक्टिव मासेस कंसंट्रेशन के टर्म में दिए, फिर भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि Kp बताओ भाई कितना है। तो अगर कंसंट्रेशन के टर्म में दिए हैं तो एक्सपेक्टेड क्या है कि हमसे Kc पूछा जाए, लेकिन नहीं Kc नहीं, तुम Kp बताओ, एक्टिव मासेस कंसंट्रेशन में दिए। तो देखो क्या करें, तब देखिए क्या करें।
अब हम पढ़ते हैं, जो भी मैंने आपसे सवाल पूछा इसके जवाब हम दो तरह से दे सकते हैं। जैसे चलो सवाल ही लिख लेते हैं, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। हमें एक केमिकल रिएक्शन दे दी, कैसी दे दी? वही केमिकल रिएक्शन जो अपना ट्रेडमार्क चला आ रहा है उसी को लिख लेते हैं। तो ये अपनी एक केमिकल रिएक्शन हो गई। अब ये भी दे दिया कि भाई चलो ऐसा है कि इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है उस इक्विलिब्रियम की स्टेट पर इन सबके कंसंट्रेशन दे दिए हैं, C1, C2, C3, C4. All these are concentrations. अच्छा, और एक बात दे दी कि ये सारे चलो गैसियस हैं। ये भी दे दिया कि सभी कैसे हैं, गैसियस हैं। अब सवाल में पूछा गया कि फाइंड Kp, पहले तो Kc पूछा गया, फिर Kp पूछा गया, फिर Kx भी पूछा गया। तो क्या मन में चिंता हो जाएगी? चिंता ये हो जाएगी कि सर Kc तो फटाफट से अभी तुरंत लिख देते हैं, Kp का पता नहीं कैसे लिखें। Kp में तो सर हमें चाहिए, क्या चाहिए? Kp में सर हमको चाहिए प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर तो दिए नहीं है, कंसंट्रेशन दिए हुए हैं। और Kx लिखना होता तो हमें चाहिए होते मोल फ्रैक्शन, वो भी नहीं दिए, तो चिंता की तो बात तो है ही। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो Kc तो तुरंत लिख देंगे। तो Kc क्या लिख देंगे? Kc आप लिख देंगे C3 टू द पावर C, C4 टू द पावर D, C1 टू द पावर A और C2 टू द पावर P। लेकिन अब Kp और Kx में आपका झंडा उल्टा हो जाएगा। अब क्या करें? कोई चिंता की बात नहीं, Kc आ गया, Kc को यूज करके Kp भी बता सकते हो, Kx भी बता सकते हो। इवन आप डायरेक्टली भी Kp बता सकते हैं, आपको Kc की जरूरत ही नहीं है। तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसमें जो एक्टिव मास है किसी और फॉर्मेट में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी और फॉर्मेट में पूछा जाए। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो जिस फॉर्मेट में एक्टिव मास है उसी फॉर्मेट वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दिया जाए, फिर इनके बीच में जो संबंध है उनको यूज करके जो दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको निकाल लिया जाए। या दूसरा तरीका यह भी होता है कि इस एक्टिव मास का फॉर्मेट ही बदल दो। अभी ये कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा है, Kp पूछा गया तो प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। तो सर ये कैसे होता है? ये विद्या भी हमें सिखाइए। कैसे सर कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट करते हैं? चलो सीखते हैं, देखो कैसे करना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो दो तरीके हो सकते हैं। Kp और Kx बताने के दो तरीके हो सकते हैं। तो लिखते हैं कि टू गेट Kp ऑब्लिक Kx हमारे पास दो विद्याएं। मेथड वन क्या है? पहला तरीका यह हो सकता है कि हम अपने एक्टिव मास का फॉर्मेट बदल दें उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, है ना। तो मेथड वन ये हो सकता है कि चेंज फॉर्मेट ऑफ एक्टिव मास एज पर रिक्वायरमेंट, तो एज पर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि अगर हमें Kp चाहिए तो हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसा जुगाड़ फिट करना होगा जिससे कि जो कंसंट्रेशन नाम की चीज है ये बदल जाए किसमें? पार्शियल प्रेशर में। तो अपना काम हो जाएगा भाई। और अगर हमसे कहा गया कि चलो Kx बताओ, तो फिर कुछ ऐसा करना होगा कि जो कंसंट्रेशन है ये किसी तरह कन्वर्ट हो जाए मोल फ्रैक्शन में, तो भी अपना काम हो जाएगा, है ना। दोनों तरीके से काम निपट गया। ये करते कैसे भी आएंगे, पहले ये मेथड वन में ये करना कैसे भी समझते हैं, पहले दूसरा मेथड भी देखते हैं। तो पहला मेथड तो एकदम स्पष्ट हो गया कि कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर में किसी तरकीब से अगर चेंज कर दिया जाए तो Kp तो फिर बाएं हाथ का खेल है, और अगर इसको मोल फ्रैक्शन में किसी तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाए तो Kx भी बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या हो सकता है?
दूसरा मेथड क्या हो सकता है? मेथड 2। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप क्या करो, बिना दिमाग लगाए केसी सॉल्व कर लो। और फिर इसमें क्या कर सकते हैं आप, पहला स्टेप तो ये होगा गेट केसी, और दूसरा स्टेप क्या होगा, यूजिंग रिलेशंस अमंग केसी, केपी, केएक्स, get other two equilibrium constant, get other two equilibrium constant। दूसरा काम आप ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट गेट केसी विदाउट एनी डेलिबरेशंस, और उसके बाद कोई सोचना ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं, इक्विलिब्रियम पर दिए हैं, हम तो पहले केसी निकालेंगे। हम तो पता है हमें कि केसी केपी में क्या संबंध है, केपी भी आ जाएगा। हमें पता है केपी केएक्स में क्या संबंध है, केएक्स भी आ जाएगा। ये भी एक तरीका हो सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, आपको ये रिलेशन निकालना सिखाते हैं केपी केएक्स और केसी में, और फिर जब ये सीख जाओगे तो इसी में इनबिल्ट अपने आप है दूसरा, पहला मेथड। देखो कैसे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी करते हैं। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। देखो केपी और केसी का क्या संबंध है, गौर से समझे। अगर हम केपी और केसी दोनों के एक्सप्रेशन बच्चों लिखें तो केसी को कैसे लिखेंगे? केसी में हम लोग लिखते हैं कंसंट्रेशन। केसी में क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन। और केपी में क्या लिखते हैं? पार्शियल प्रेशर। पी ए टू द पावर ए और पी बी टू द पावर बी, ये हो गया पार्शियल प्रेशर। इन दोनों को कनेक्ट करना है किसी जुगाड़ से। देखो कैसे कनेक्ट करते हैं, बहुत आसान। कनेक्ट ऐसे करना है कि चूंकि ये सब पार्शियल प्रेशर है तो नेचुरली जो कंपोनेंट्स ए बी सी डी हैं वो आपके गैस हैं, है ना। अगर आप सबके पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं तो ये तो अंडरस्टूड है कि जो ए बी सी और डी है वो सब के सब गैस है या गैसीय सब्सटेंसेस हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है। अच्छा, अब चूंकि गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन को भी फॉलो करेंगे। तो जो अपना आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है? तो अपनी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या लिखी जाती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसी को अब चूंकि हमें प्रेशर और कंसंट्रेशन को कनेक्ट करना है, ये सब कंसंट्रेशन ये प्रेशर है, तो एक काम करते हैं कि इस आइडियल गैस इक्वेशन के वॉल्यूम को दाएं तरफ भेज दो मोल्स के नीचे। तो हो गया P बराबर N बाई वी आर टी, या इसी को और अच्छे से लिखना चाहे तो P इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर दिस C इज कंसंट्रेशन। अब हमारे पास प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच का एक सरल सा संबंध आ गया। इस रिलेशन को यूज करके हम केपी केसी को कनेक्ट करने वाले हैं। कैसे कनेक्ट करने वाले जरा समझिए। देखें कैसे कनेक्ट करना है। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। केपी में जितने भी पार्शियल प्रेशर हैं जरा उनको गौर से देखें। तो जैसे पीसी लिखा हुआ है, मैं स्मॉल पी इसलिए लिख रहा हूं बच्चों, आप कैपिटल पी भी लिख देंगे तो कोई इतना बड़ा पहाड़ टूटने वाला नहीं है। पार्शियल प्रेशर जब लिखते हैं तो स्मॉल पी का यूज करते हैं। ये टेक्निकल क्या कह लें, कन्वेंशन होते हैं बच्चों केमिस्ट्री में। और जब टोटल प्रेशर लिखना होता है तो कैपिटल पी लिखते हैं। तो चूंकि पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं इसलिए हम स्मॉल पी का यूज कर रहे हैं। तो अगर स्मॉल पीसी लिखना चाहें तो वो क्या लिखेंगे? सी का कंसंट्रेशन इंटू आर टी। अच्छा, ये भी मान लेते हैं कि रिएक्शन मान लेते हैं कि टी टेम्परेचर पर है,
तो रिएक्शन का टेम्परेचर अगर T है तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका टेम्परेचर भी T ही रहेगा। तो ये हो गया Pc का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। फिर ऐसे ही अगर Pd लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंसंट्रेशन विच इज D और RT। फिर ऐसे ही अगर A लिखना चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT, और ऐसे ही अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ B लिखना चाहें तो दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। यहां पर जो T है दैट इज टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। T इज टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन पर ये टेम्परेचर हो रहा है, ये रिएक्शन हो रही है, इस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रही है। अब बस आप करिए क्या कि ये जो Kp का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जितने भी पार्शियल प्रेशर आप देख पा रहे हैं सबको आप कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्लेस कर दीजिए। क्या करना है, Kp के फॉर्मूले में जितने भी पार्शियल प्रेशर हैं सबको आप कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्लेस कर दीजिए। अब इसी को दूसरे जो आपका मेथड 2 था, जो मेथड 1 था, मेथड 1 में हमने क्या बोला था कि आप पहले क्या करो, एक्टिव मास ही बदल लीजिए। तो जैसे अगर हमें एक्टिव मास दिया है कंसंट्रेशन, तो क्या आप पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं, सारे कंसंट्रेशन में R इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सबके पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे। फिर Kp आप बता सकते हैं, आपको Kc की जरूरत ही नहीं है। भाई हमें क्या करना है कि पार्शियल प्रेशर लिखने थे, दिया था कंसंट्रेशन, तो इस फॉर्मूले का बस यूज कर लीजिए, P इक्वल टू CRT एंड गेट ऑल द पार्शियल प्रेशर। हाँ, टेम्परेचर आपके पास होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी आप इस फॉर्मूले को यूज कर पाइएगा। तो वो जो मेथड 1 है वो यही चीज है जो मेथड 2 का जो प्रूफ है, ये जो रिलेशन हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं उसी में मेथड 1 भी आ जाता है। चलो एनीवेज हम बढ़ते हैं। तो Kp जो है, उस Kp में हमें अब पार्शियल प्रेशर्स को सब्सटीट्यूट करना है उनके कंसंट्रेशन वाले फॉर्मूले से या कंसंट्रेशन वाले एक्सप्रेशन से। तो क्या हो जाएगा, होगा ये कि पार्शियल प्रेशर में सारे जो पार्शियल प्रेशर है वो कंसंट्रेशन इंटू RT है। क्या है, कंसंट्रेशन इंटू RT। चलो करके देखते हैं। तो जो Kp लिखा जाएगा दैट इज पहले कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT पावर में छोटा c, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT पावर में छोटा सा d, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT पावर में छोटा सा a, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT पावर में छोटा सा b। तो अब ये जो Kp आया, इस Kp में क्या करिए, RT को आप अलग कर दीजिए और बाकी सबको अलग रख लीजिए। तो ये C का कंसंट्रेशन पावर C, D का कंसंट्रेशन पावर D, फिर A का कंसंट्रेशन पावर A और B का कंसंट्रेशन पावर B। दिस पोर्शन टू बी सेपरेटेड। दूसरा पोर्शन है R इंटू टी। इस R इंटू टी की कितनी पावर दिख रही है भाई, पावर दिख रही है ऊपर से तो C और D है और नीचे से A प्लस B है। ये ABCD जो स्मॉल केस लेटर्स में देख रहे हो, ये दरअसल क्या है, ये है कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट A और B और कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स C और D। तो इसी को लिखते हैं कैसे। तो अब ये जो पार्ट है इसको जरा गौर से देखो, यही Kc है, यही तो क्या है, Kc है। तो जो Kp लिखा जाएगा दिस इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। दिस इज द फॉर्मूला। अब आप कहें सर ये डेल्टा Ng क्या है, तो डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, है ना, N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, G का मतलब होता है गैस। तो डेल्टा Ng है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। कोई पूछे कि डेल्टा Ng क्या है तो आप क्या कहेंगे, ये है सर मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस
moles of gaseous reactants, तो वो हो गया डेल्टा एन जी। यहां पर डेल्टा एन जी क्या लिखा है, C प्लस डी माइनस A प्लस बी, है ना। ये सब के सब, ये क्या है बच्चों, ये है गैसियस प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट, और ये क्या है, ये है गैसियस रिएक्टेंट के कोफिशिएंट। तो Kp इज इक्वल टू KCRT to the power of delta Ng. Done. So this is the first relation. This is the first relation. अब हम दूसरा रिलेशन करेंगे Kp और Kx का। जैसे Kp और Kc किए वैसे ही Kp और Kx भी करते हैं। अच्छा, या एक काम और करिए, जैसे मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो सकती है इसमें, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एन जी जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, तो ज्यादा उचित रहेगा, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू, क्या है ये डेल्टा एन जी, दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक coefficient of gaseous products minus stoichiometric coefficients of gaseous reactants. This is your delta Ng. Now it is more appropriate. तो अब हमने सीखा कि Kp और Kc में क्या संबंध है। तो अगर हम Kp और Kc में किसी एक को भी जानते हैं, ये जानते हैं कि रिएक्शन क्या है, क्योंकि रिएक्शन जानने बगैर डेल्टा एन जी नहीं बता सकते, और ये भी जानते हैं कि टेम्परेचर क्या है, तो हम दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बता सकते हैं, है ना। लेकिन केवल रिएक्शन लिखी है, टेम्परेचर नहीं पता, तो फिर इस रिलेशन का कोई मतलब नहीं। ये रिलेशन तभी काम करेगा जब हमें क्या क्या पता हो, एक तो रिएक्शन का पूरा रिएक्शन हमारे सामने हो जिससे कि डेल्टा एन जी बताया जा सके, और उसके साथ साथ रिएक्शन किस टेम्परेचर पर हो रही ये भी पता होना चाहिए। तभी हम Kp से Kc या Kc से Kp तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो दो बातों की जानकारी बहुत जरूरी है, इस छोटी सी बात को भी हमें लिख लेना चाहिए। So to use this relation, comma, we must know क्या क्या। पहला तो हमें पता होना चाहिए रिएक्शन क्या है। पहली तो रिएक्शन की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि हम डेल्टा एन जी बता सकें। अब जब डेल्टा एन जी बताओगे तो इसका मतलब ये है कि अगर उस रिएक्शन में कोई गैसियस के अलावा अगर कोई लिक्विड है या कोई सॉलिड है या कोई एक्वस है, देखिए अगर ऐसी रिएक्शन है जिसमें गैस भी और एक्वस भी है तो उसके लिए तो ना तो केसी डिफाइन होगा ना केपी डिफाइन होगा, ध्यान रखना इस बात का। अगर गैस के साथ एक्वस भी है तो केसीपी आएगा, ना तो उसके लिए केसी अप्रोप्रिएट है ना केपी अप्रोप्रिएट है। तो पहले हम एक चीज ये लिख देते हैं फिर उसको भी कर लेंगे। तो वी मस्ट नो द रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम डेल्टा एनजी बताना चाहते हैं। तो जब डेल्टा एनजी बताएंगे तो ध्यान रखेंगे कि ओनली गैसियस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स टू बी कंसीडर्ड। उस रिएक्शन में जितने भी सॉलिड दिखें या लिक्विड दिखें उनको क्या कर देना है, उनको डिस्कार्ड कर देना है, उसको डेल्टा एनजी में जगह नहीं मिलेगी। ठीक है,
उसे डेल्टा एनजी में जगह नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गया डेल्टा एनजी बताने के लिए जरूरी है रिएक्शन का पता होना। दूसरी बात क्या मालूम होनी चाहिए? दूसरी बात है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ये भी पता होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन जो कि T है, कैपिटल T। अगर ये दोनों बातें मालूम है तो हम केपी केसी में बता सकते हैं क्या रिलेशन है। और एक बात लिख लो, इफ a reversible reaction have both gaseous as well as aqueous components, तब क्या होगा? केसी एंड केपी ये डिफाइंड नहीं होंगे बच्चों। तब उसका जो के इक्विलिब्रियम होगा वो डेफिनेटली केसीपी लिखा जाएगा, ना ही केसी लिखा जाएगा और ना ही केपी लिखा जाएगा। इस बात को भी ध्यान से समझें, क्योंकि केसी का मतलब सब कुछ कंसंट्रेशन, केपी का मतलब सब कुछ एक्वस। तो केपी इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। तो अब मान लीजिए ऐसी रिएक्शन है जिसमें गैस भी एक्वस भी है, तो डेल्टा एनजी कहां से लिखोगे? फिर तो एक्वस वाले छूट जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें गैस भी हो एक्वस भी हो, तब केपी ना लिखा जाएगा, ना ही केपी लिखा जाएगा। तब क्या लिखा जाएगा? केसीपी लिखा जाएगा बच्चों। हम जो रिलेशन लिख रहे हैं वो केपी और केसी के बीच में है, केसीपी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, एक और करते हैं, केपी और केएक्स के बीच का रिलेशन। वो भी एकदम सेम ही आता है। अब हम आते हैं दूसरे रिलेशन पर, विच इज रिलेशन बिटवीन केपी एंड केएक्स। केपी और केएक्स के बीच का क्या संबंध है? देखें जरा गौर से। तो फिर से क्या करते हैं कि केपी को लिखते हैं, तो केपी को क्या लिखेंगे भाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी उसका पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी उसका पावर छोटा डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उसका पावर छोटा ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर में छोटा बी। और वही अगर केएक्स लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, केपी एंड केएक्स। अब अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि क्या पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में कोई संबंध होता है। तो जवाब है हाँ सर, बिल्कुल होता है। ग्राहम जो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है वो हमें ये बताता है कि जो पार्शियल, जैसे हमने मान लीजिए सी का पार्शियल प्रेशर लिखा, चूंकि पार्शियल प्रेशर है तो नेचुरली सब गैसेस हैं, है ना। पार्शियल प्रेशर इसका मतलब ये हो गया कि जो ए है, बी, सी, डी ऑल आर गैस। तो जो डाल्टन्स लॉ है या जो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से जैसे हमने लिखा पीसी, तो सी का पार्शियल प्रेशर होगा सी का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही डी का पार्शियल प्रेशर होगा डी का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ए का पार्शियल प्रेशर होगा ए का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और बी का पार्शियल प्रेशर होगा बी का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यहां पर जो पीटी है वो पीटी क्या है?
टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मतलब ये सबका मिलाकर जो प्रेशर है ना, या ऐसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट इज टोटल प्रेशर? दिस इज स्मॉल पी ए प्लस स्मॉल पी बी प्लस स्मॉल पी सी प्लस स्मॉल पी डी, यानी सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर इज टोटल प्रेशर। बस हो गया काम। कैसे? अब ये जो Kp है, इस Kp के सभी पार्शियल प्रेशर को रिप्लेस कर देंगे उनके मोल फ्रैक्शन वाले टर्म से। कैसे? देखो जरा, Kp दिस इज इक्वल टू, अब मैं एक स्टेप गायब कर दे रहा हूं, है ना, सीधा सॉल्व करके ले दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा x c उसका पावर c, x d उसका पावर d, नीचे एक्स ए पावर स्मॉल ए, एक्स बी पावर स्मॉल बी, और फिर टोटल प्रेशर, और ऊपर आ जाएगा C प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो ये जो C प्लस डी माइनस ए प्लस बी है, यही दरअसल क्या है? डेल्टा एन जी। अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले। तो आपका जो फॉर्मूला आया Kp, अच्छा, और ये जो देख रहे हो इतना हिस्सा, ये क्या है? ये हिस्सा Kx है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज Kp इज इक्वल टू Kx टोटल प्रेशर पावर डेल्टा एन जी। सो दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला। दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला एंड दिस इज द फॉर्मूला बिटवीन Kp एंड Kx। और अभी थोड़ी देर पहले बच्चों जो फॉर्मूला पढ़े थे, दैट वाज द फॉर्मूला बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक, तो वो फॉर्मूला भी चलो लिख देते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था Kp इज इक्वल टू Kc आर टी डेल्टा एन जी। उस फॉर्मूले में क्या था? Kp इक्वल टू Kc आर टी डेल्टा एन जी। तो अगर हमें Kp के और Kc का रिलेशन लिखना है तो टेम्परेचर मालूम होना चाहिए, और अगर हमें Kp और Kx का रिलेशन लिखना है तो हमें टोटल प्रेशर मालूम होना चाहिए और डेल्टा एन जी पता होना चाहिए। अब कोई कहे कि भैया Kp हमें नहीं चाहिए, हमें Kx और Kc में रिलेशन बताना है, तो इन दोनों को आमने सामने लिख दीजिए। Kx इंटू टोटल प्रेशर टू द पावर डेल्टा एन जी, दिस इज इक्वल टू Kc इंटू टोटल इंटू R इंटू T टू द पावर डेल्टा एन जी। तो Kx से Kc और Kc से Kx तक भी पहुंचा जा सकता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन थ्री इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अकॉर्डिंग टू रिलेशंस हमारे रिक्वायरमेंट्स बच्चों बदलते हैं। अगर हमें Kp और Kx के बीच का रिलेशन चाहिए होगा तो P टोटल की जानकारी होनी चाहिए, यानी वो जो पूरा रिएक्शन कंटेनर जिसमें हो रहा है उस कंटेनर में कुल कितना प्रेशर है सारे गैसेस के चलते, तो वो पता होना चाहिए। और अगर Kp Kc में बात करी जा रही है तो हमें रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रहा है वो मालूम होना चाहिए। डेल्टा एन जी तो दोनों में ही दरकार है। ध्यान रहे कि डेल्टा एन जी का मतलब हुआ गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का डिफरेंस। अब एक मजेदार बात यह हो जाती है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी व्यवस्था है या ऐसी रिएक्शन है जिसका डेल्टा एन जी जीरो है, तो डेल्टा एन जी जीरो हो गया तो Kp और Kx बराबर, क्योंकि पावर जीरो मतलब 1, और Kp और Kc भी बराबर, पावर जीरो मतलब 1, तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जी जीरो है तो Kp Kx Kc सब बराबर। इसको भी लिख लेते हैं, छोटी सी बात है। ठीक, तो इसी में एक और एक्सटेंशन ये हो सकता है जो हम याद रख सकते हैं कि इफ डेल्टा एन जी is 0, then what would happen? Kp equal to Kc is equal to Kx। ऐसे कोई भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन अगर हमें दिखें जिसमें कि डेल्टा एन जी जीरो आता हो, तो हम कहेंगे कि इस रिएक्शन के लिए तीनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
सेम हो जाएंगे, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक रिएक्शन हमने लिखा H2 प्लस I2, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन के एडिशन से बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। अब अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी देखा जाए तो होता है प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 2, फिर रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में 2 रिएक्टेंट है, दोनों का कोफिशिएंट 1-1 है, सो दिस इज 0। तो इस रिएक्शन में अगर हमें Kp पता है तो हमें सब पता है, वही Kc होना है और वही Kx होना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया Kp, Kc, Kx ऑल आर सेम, आइडेंटिकल। अब पूछें कि क्या भाई, जैसे एक तो डेल्टा एन जी 0 हो गया तो Kp, Kc, Kx तीनों बराबर हो गए। इसी तरह से मिलती, ये तो बहुत ही इजी हो गया, तो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस बात को तो याद रखनी है कि डेल्टा एन जी 0 होने से क्या होता है। 2 और बातें हैं जो इसी कैटेगरी की या इसी क्लास में आएंगी, देखो वो क्या है। सो दिस इज वन थिंग दैट इज टू बी रिमेंबर, से दिस इज, इसको नंबर 1 लिख लेते हैं। दूसरा देखो, अगर लिखा है भाई कि R और T का मल्टीप्लिकेशन 1 है, क्या है, R और T का मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो इस मल्टीप्लिकेशन के 1 होने से क्या होगा, देखो क्या होगा, बहुत अच्छा हो सकता है। कैसे, R और T का अगर मल्टीप्लिकेशन 1 है तो एक बात और याद रखो बच्चों, इस मल्टीप्लिकेशन 1 होने का दूसरा मतलब यह भी है कि जो तुम्हारा T है जो तुम्हारा T है दैट इज 1/R। 1/R का मतलब 1/0.0821। When you solve this you will get almost 12, so this is 12 Kelvin। तो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि if this reaction is being conducted at 12 Kelvin, तो 12 Kelvin में क्या स्पेशलिटी है, बहुत स्पेशलिटी है। हाउ, चूंकि हमारा फॉर्मूला जो Kp और Kc को कनेक्ट करता है उसमें एक R इंटू टी नजर आता है हमें, और उसकी पावर में डेल्टा एन जी आता है। तो अगर R और T का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाए या ये रिएक्शन 12 केल्विन पर की जाए, तो जो Kp है अगर ये 1 हो जाए तो फिर डेल्टा एन जी कुछ भी होता रहे, क्या फर्क पड़ रहा है, तो भी ये Kp और Kc सेम हो जाता है। तो ये 12 केल्विन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर दिस Kp इज इक्वल टू Kc, दिस Kp इज इक्वल टू Kc, याद रखना है। फिर ऐसे ही जो टोटल प्रेशर है, इसी में तीसरा, इसी सीरीज में तीसरी बात याद रखनी है। तीसरी बात क्या याद रखनी है बच्चों, कि अपना जो P टोटल है अगर वो 1 हो जाए तो क्या होगा, यानी कंटेनर का कुल प्रेशर 1 हो जाए, 1 atm हो जाए, तब क्या होता है, फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि दिस Kp इज Kx, दिस Kp इज Kx टोटल प्रेशर टू द पावर डेल्टा Ng। तो अगर टोटल प्रेशर 1 हो गया तो फिर अगली बात आ जाएगी कि ये जो Kp है वो Kx के इक्वल है, डेल्टा Ng कुछ भी होता रहे। लेकिन ये इससे क्या होता है, इससे तो तीनों बराबर हो जाते हैं, लेकिन इन 2 कंडीशन से 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इक्वलिटी आ जाती है। सो दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। Kp इक्वल टू Kx, आप कहेंगे सर P टोटल 1 कर सकते हैं या फिर आप डेल्टा Ng को भी 0 कर सकते हैं। Kp इक्वल टू Kc, तो आप कहेंगे सर या तो टेम्परेचर को 12 केल्विन कर दीजिए या आप डेल्टा Ng को 0 कर दीजिए। फिर कहेंगे अगर Kp, Kc, Kx सब बराबर, देन तो आप कहेंगे सर ऐसा करिए कि अब तो एक ही उपाय है, उपाय यह है कि आप डेल्टा Ng को 0 कर दीजिए। तो एक ये ब्लॉक हो गया, इसको मैंने सेपरेट कर दिया,
and this is another block. So 3 blocks having 3 different corollary of the proof जो भी हम लोगों ने किया. So अब हम पढ़ते हैं, अब बच्चों पढ़ेंगे केपी और केसी का कंपैरिजन, है ना. सो कंपैरिजन बिटवीन केपी एंड केसी. अब ये जो कंपैरिजन वाली बात है कुछ नई नहीं है, चूंकि हम लोग केपी और केसी के बीच के रिलेशन को जानते हैं तो आसानी से कंपेयर कर पाएंगे कि विच इज हैविंग मोर वैल्यू एंड विच इज हैविंग लेसर वैल्यू. So we know that the relation between Kp and Kc is Kp is equal to Kc RT to the power delta Ng. अब इनकी वैल्यूज का कंपैरिजन हम करेंगे RT की वैल्यू के बेसिस पर. जैसे पहली स्थिति ऐसी हो सकती है इन केस फर्स्ट कि दिस RT इज 1, ये RT क्या हो जाए 1 ही हो जाए, मीन्स बेस 1 हो जाए. तो इस बेस के 1 होने से जो Kp है वो Kc के इक्वल आ जाएगा, है ना. इफ बेस इज 1 देन Kp इज इक्वल टू Kc, सो बोथ आर इक्वल. ओके, अब दूसरी बात करते हैं केस 2. अब ऐसा हो सकता है कि RT 1 ना हो, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. तो जैसे हमने कहा कि भैया RT जो है वो आपका 1 से ज्यादा है. इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन व्हाट विल हैपन. अगर RT की वैल्यू 1 है बच्चों तो इस Kp और Kc को बराबर होने से कोई नहीं रोक सकता है, डेल्टा Ng भी नहीं रोक सकता है. डेल्टा Ng कुछ भी होता रहे, बट दीज टू विल ऑलवेज बी सेम. बट इफ RT इज ग्रेटर देन 1 तब कौन बड़ा है कौन छोटा है उसमें डेल्टा Ng का भी रोल आ जाएगा. कैसे देखें. अब हम यहां पर 2 हिस्से करते हैं इसके. 2 हिस्से कैसे. ए पार्ट में लिखते हैं कि अपना जो डेल्टा Ng है दैट इज पॉजिटिव, और बी पार्ट में लिखते हैं कि जो डेल्टा Ng है दैट इज नेगेटिव. अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दूसरी परिस्थिति में देख रहे हैं जब R और T का मल्टीप्लिकेशन 1 से ज्यादा हो. अब इतना मैथ्स आप भली बात समझते हैं कि अगर ये डेल्टा Ng पॉजिटिव है और यहां पर क्या है भाई, बेस जो है वो 1 से बड़ा है, तो उसकी कोई भी पॉजिटिव पावर करेंगे तो हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगी, है ना. तो मान लेते हैं एक एग्जांपल कि जैसे हमने RT की वैल्यू जस्ट से एक एग्जांपल के लिए 2 लिख लिया और यहां कुछ भी कर दिए 1, 2, 3.5.9 कुछ भी कर दिए डेल्टा Ng की वैल्यू, तो ये 1 से बड़ा ही आएगा. तो अगर RT ग्रेटर देन 1 है और डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो क्या होगा बच्चों. तो इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा Ng पॉजिटिव होने का मतलब यह हुआ सर कि जब RT की पावर डेल्टा Ng किया जाए तो ये निश्चित तौर पर 1 से बड़ा आएगा. अच्छा, अब अगर डेल्टा Ng नेगेटिव हो गया तो 1 से बड़ी क्वांटिटी की नेगेटिव पावर का मतलब यह माना जाता है कि वो क्वांटिटी अब डिनोमिनेटर में पहुंच जानी है. अब डिनोमिनेटर में अगर पहुंच जानी है तो ऊपर 1 और नीचे 1 से ज्यादा, तो फिर उस परिस्थिति में ये जो RT टू द पावर डेल्टा Ng लिख रहे हैं दिस विल बी डेफिनेटली लेस देन 1. अच्छा, तो अगर ये 1 से ज्यादा हो गया जैसे 2, 3, 5, तो हमने कहा कि Kp से 5 Kc के इक्वल है, तो नेचुरली Kp बड़ा माना जाएगा, है ना. तब क्या हुआ, तब ये Kp की वैल्यू Kc से ज्यादा हो गई. ऐसे ही अगर ये 1 से छोटा है, हमने कहा Kp इज Kc/2, Kp Kc का आधा है, या Kc इसकी वैल्यू से 1/2 हो गई. एक एग्जांपल, चूंकि 1 से कम है तो फिर निश्चित तौर पर ये जो Kp होगा वो Kc से छोटा हो जाएगा. तो जब RT की वैल्यू 1 से ज्यादा, सिमिलरली 1 से कम भी हो सकती है. तीसरा केस लिखते हैं कि ये जो RT है बच्चों, चूंकि जो -273 डिग्री सेल्सियस होता है उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं.
क्यों? क्योंकि तब जो कैपिटल टी आएगा वो 0 केल्विन, तो इसलिए हम इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आर तो पॉजिटिव होता है और टी के कैपिटल टी लिख रहे हैं, चूंकि कैपिटल टी जो है वो केल्विन में है बच्चों। दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो नेगेटिव केल्विन ऑलमोस्ट जो है वो उसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस पर तो एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, उसमें कोई चेंज ही नहीं होता है, डेल्टा एस 0 हो जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो उससे नीचे टेम्परेचर यानी कैपिटल टी की नेगेटिव वैल्यू की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो पॉजिटिव ही देख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो आर टी है, एक हो गया फर्स्ट केस में, एक से बड़ा भी हो गया सेकेंड केस में, एक से छोटा भी तो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं करना है, बस 0 से 1 के बीच में। अब देखिए, इफ दिस इज बिटवीन 0 एंड 1, सो व्हाट विल हैपन। तो इसको हम दो केसेस को दो अलग पेन से लिख लेते हैं। अब यहां फिर से डेल्टा एनजी का रोल आ जाना है बच्चों, अब यहां फिर से डेल्टा एनजी का रोल आ जाना है। तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव, अब देखिए अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है और बेस आपका 1 से कम है, बेस 1 से कम है, कोई भी पॉजिटिव पावर कर देंगे तो 1 से और 1 से कम ही रहेगा वो, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में जो आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी है, this will remain less than 1, and if delta ng is negative और बेस आपका 1 से छोटा है, पावर में नेगेटिव है, तो क्या होगा कि जो आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी है वो 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पावर में नेगेटिव का मतलब जैसे हमने कहा इसकी वैल्यू 0.5 है, पावर में से -2 है, तो वो क्या हो जाएगा 1/0.5 की पावर 2। तो नीचे 1 से छोटा जो 1 से छोटा बेस है वो नीचे पहुंच जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा। न्यूमरेटर इज 1, डिनोमिनेटर इज लेस देन 1, सो दिस विल बिकम ग्रेटर देन 1, नॉट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1। अब अगर ऐसा होगा तो फिर से हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। अगर इतना हिस्सा 1 से छोटा है, अगर ये हिस्सा 1 से छोटा हो गया, जैसे हमने कहा ये 1/2 हो गया, तो नेचुरली केसी ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो केपी लेस देन केसी। देखो ऊपर भी देखो वही तो बात थी, अगर ये आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी 1 से कम हो गया तो क्या होता था, केपी छोटा केसी बड़ा। और अगर ये आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी 1 से बड़ा हो जाए तब क्या होता था, केपी बड़ा केसी छोटा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, बट फिर भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि पूछा जाएगा बताइए which has the greater value, so you must be able to answer it quickly and correctly। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि R into T क्या है, हमें पता होना चाहिए कि R into T क्या है। इसी को एक और तरीके से भी समझा जा सकता है बच्चों, चूंकि R into T 1 का मतलब ही होता है T is 12 केल्विन, लगभग 12 केल्विन, है ना। अच्छा, एग्जैक्टली मैं लेके नहीं चल रहा हूं, मोटा मोटा लेके चल रहा हूं। तो अगर इस T की वैल्यू 12 केल्विन से ज्यादा है, 13, 14, 15 एंड सो ऑन, तब नेचुरली क्या हो जाएगा, तब फिर ये R into T इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी, है ना। और अगर T की वैल्यू क्या है, 12 केल्विन से छोटी है, तब फिर ये R into T क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो ऐसे भी अब, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि यहां पर T जो है एग्जैक्टली 12 केल्विन नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो जैसे हमने कहा कि T की वैल्यू से 14 केल्विन है, तो आप बेधड़क बोल देंगे R into T ग्रेटर देन 1 ही होना है। अब कोई बोल दे T की वैल्यू 12.001, तो आपको फिर कैलकुलेट करना होगा, है ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली 1/R की वैल्यू 12 तो होती नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट्स में आता है कुछ कुछ, तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर भी एक हम रफली ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि दिस T इज ग्रेटर देन 12 केल्विन, और इस स्टेटमेंट का रफली मतलब ये है कि जो T है वो 0 से 12 केल्विन के बीच में, है ना। अब बट फिर भी ये इस मैथमेटिकली एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, क्योंकि ये जो ये 1 होता है ये एग्जैक्टली 12 नहीं आती है वैल्यू, सो दिस इज 1.0.0821। तो वो जितना भी आएगा
उतना अगर लिखेंगे तो ये एग्जैक्टली क्लियर है। लेकिन कभी ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि 12.001, पूछेंगे 300 केल्विन, पूछेंगे 400 केल्विन, 100 केल्विन। तो इन ऑल दोस केसेस आरटी इज ग्रेटर देन 1। पूछेंगे 5 केल्विन, मान लीजिए 10 केल्विन, तो उतना एग्जैक्टली उसी पॉइंट के इर्द गिर्द पूछेंगे नहीं वो। अगर पूछेंगे तो आप फिर कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक, सो दिस इज द सिंपल कंपैरिजन बिटवीन केपी एंड केसी। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक आसान सा। एक बहुत आसान सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। से एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है, 2NH3 twice NH3 और इससे बनता है N2 प्लस 3H2 और ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया तीनों गैसेस हैं बच्चों, ऐसा दिया हुआ है। ये भी दे रखा है कि इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है दैट इज 300 केल्विन, दैट इज 300 केल्विन। तो फॉर दिस रिएक्शन पूछा गया कंपेयर केपी एंड केसी। केपी और केसी को कंपेयर करने की बात है, तो करते हैं प्रयास, देखते हैं। अब अगर यहां पर हम केपी और केसी को कंपेयर करने लगे तो सबसे पहले क्या क्या बातों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये फॉर्मूला रहना चाहिए कि केपी जो होता है दैट इज केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। तो यहां पर केपी और केसी के अलावा जो बातें हैं उनके वैल्यूज पर ये कंपैरिजन टिका हुआ है। वैल्यूज हम आसानी से समझ सकते हैं। हम जानते हैं चूंकि T 300 केल्विन है, ऑब्वियसली 12 केल्विन से तो बहुत ही बड़ा है, तो तय हो गया कि R और T का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 से ज्यादा आएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर एग्जैक्टली एक ही आ जाता तो झंझट ही नहीं रहता इसकी बात, इसकी जरूरत ही नहीं थी डेल्टा एन जी कितना है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब जरूरत पड़ गई क्योंकि 1 से ज्यादा है। सो नाउ इफ वी विल सी अबाउट डेल्टा एन जी, so answer is product के moles, all gaseous products obviously, सारे gaseous ही हैं, minus reactants के moles, so this delta Ng is 2। तो delta Ng की वैल्यू हो गई 2, R into T हो गया 1 से बड़ा। अब देखिए समझिए, चूंकि ये 1 से ज्यादा है और डेल्टा Ng भी पॉजिटिव है, तो ये जो RHS में RT और उसकी पावर में जो डेल्टा Ng देख रहे हो ये नेचुरली 1 से बड़ा हो जाएगा। अब अगर ये नेचुरली 1 से बड़ा हो गया तो मान लीजिए हमने कहा ये 10 इसकी वैल्यू, 10 और 5 वॉट एवर यू वांट टू से, तो हमने कहा भैया केपी जो है आपका 10 केसी है, यानी 10 केसी के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि केपी की वैल्यू केसी से ज्यादा हो गई, कुछ रटना ही नहीं है। अभी जो पीछे हमने कंपैरिजन का तरीका लिखा वो थोड़ा थोड़ा याद रहे कि किस किस पे निर्भर करता है, रटने की आवश्यकता ही नहीं है। आप आरटी की वैल्यू देखिए, डेल्टा एनजी की वैल्यू देखिए, आप उतना तो मैथमेटिक्स कर ही लेंगे। हो गया आंसर, डन। अब ऐसे कोई भी रिएक्शन आए, अब यही कंपैरिजन सिमिलरली आप केपी और केएक्स के बीच का भी कर सकते हैं, बट वहां पर फिर टेम्परेचर की जगह टोटल प्रेशर की दरकार रहती है। तो अगर पूछा जाएगा तो टोटल प्रेशर दिया रहेगा, है ना। तो एक छोटा सा नोट हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली we can compare case P and KX. We can compare KP and KX. तब फॉर्मूला क्या यूज होता है, KP is equal to KX P total to the power of delta Ng। तो इस कंपैरिजन में रिएक्शन का टोटल प्रेशर मालूम होना चाहिए, है ना। सो टू डू दिस
कॉमा वी मस्ट नो पीटी यानी कि टोटल प्रेशर, और रिएक्शन तो मालूम होना ही चाहिए, तभी तो डेल्टा एनजी लिख पाओगे। बस हो गया, कंपैरिजन वाला मामला निपट गया। तो 3 जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, उनको कंपेयर कैसे करना है ये हमने सीखा। अच्छा सीख लिया भाई। अब इन 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के यूनिट्स भी जरा समझ लेने चाहिए हमें। यूनिट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम चैप्टर आप जो पढ़ने जा रहे हैं अभी, इसमें पढ़ी हुई बातें आगे फिजिकल केमिस्ट्री के आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इवन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब में हमें यही सारी बातें दोहरानी होंगी। तो अच्छे से पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। सो यूनिट्स देख लें। अब यूनिट्स भी बहुत आसान, मुझे वैसे पहले ही बतानी थी, याद ही नहीं रही, कोई बात नहीं। देखो हम केसी से स्टार्ट करते हैं। केसी, फिर दूसरा क्या है केपी, और तीसरा क्या है केएक्स। तो केसी आपको याद होगा, केसी हम लोग पढ़ते थे कि ऊपर कंसंट्रेशन रहेंगे, नीचे भी कंसंट्रेशन रहेंगे। तो और सबके ऊपर क्या होता था कि वो जो कोफिशिएंट्स आते थे वो रहते थे। तो जैसे मैं अगर यहां पे लिख दूं तो ऐसे लिखते थे हम लोग, केसी इज इक्वल टू, जैसे कोई रिएक्शन है, से एक रिएक्शन लिख दी मैंने, ए प्लस बी सी और डी है ना। तो क्या लिखते थे, ए का कंसंट्रेशन, सॉरी प्रोडक्ट रहता था ना ऊपर, तो सी का कंसंट्रेशन पावर में सी, डी का कंसंट्रेशन पावर में डी, फिर नीचे ए का कंसंट्रेशन पावर में ए और बी का कंसंट्रेशन पावर में बी, यूं लिखते थे। और कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है दैट यूनिट इज, अगर यूनिट की बात करें, सो कंसंट्रेशन का जो यूनिट है दैट इज मोल पर लीटर। तो अब ये मोल पर लीटर तो सभी में है, बट सबकी पावर अलग अलग है। तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, सी और डी का समेशन, और उसमें घट क्या जाएगा, ए और बी, है ना। सो दिस विल बी मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन जी अगेन, है ना। ऊपर क्या होगा बच्चों, ये जो एन है सी और डी, इनका समेशन, और उसमें से रिएक्टेंट के कोफिशिएंट्स का समेशन, सो दिस इज डेल्टा एन जी। तो अगर केसी का यूनिट की बात करी जा रही है तो यूनिट हमें याद रखना चाहिए, यूनिट होगा इसका मोल पर लीटर एन टू द पावर डेल्टा एन जी, हो गया। ऐसी अगर केपी की बात करी जाए तो ये जो मोल पर लीटर या जो कंसंट्रेशन है ये कन्वर्ट्स हो जाते हैं प्रेशर में, पार्शियल प्रेशर। तब प्रेशर का यूनिट जनरली एटीएम लिखा जाता है, तो आप एटीएम लिख दीजिए। पास्कल भी लिख सकते थे, बट जनरली आप रिएक्शंस में देंगे एटीएम होता है तो एटीएम लिख दिए। अब अगर केएक्स की बात करें तो केएक्स में आता है मोल फ्रैक्शन। और बच्चों मोल फ्रैक्शन, जैसे हम कहें भाई कि अगर मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताइए साहब क्या होती है, तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर मान लीजिए पूछा जाए तो आप कहेंगे दिस इज मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, है ना। जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके कुल मोल्स, तो मोल सी ऊपर मोल सी नीचे। तो मोल फ्रैक्शन हमेशा एक यूनिट लेस क्वांटिटी है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। पहले भी हम लोग अच्छे से पढ़ लिए सब चीजें, फिर भी सबको याद नहीं रहता है चूंकि, इसलिए बता देते हैं। मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर उसमें सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब चूंकि जो केएक्स है उसमें तो जो एक्टिव मास है वो मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखते हैं ना बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन का तो यूनिट होता नहीं है, तो अपना जो केएक्स है वो भी बेचारा बिना यूनिट का है, तो इसका नो यूनिट या यूनिट लेस। ये तीनों के 3 यूनिट हो गए, बहुत आसान। चलिए